हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 3 जो कि है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वैद्युत प्रतिरोध के बारे में, और उससे रिलेटेड एक नियम था, यानी जो ओम का नियम था उसके बारे में। और हमने अनुगमन वेग के आधार पर भी ओम के नियम की क्या व्युत्पत्ति की थी वहाँ पर। और उसके बाद कुछ उससे रिलेटेड अन्य टॉपिक्स भी हमने पढ़े थे कल की क्लास में। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे के जो टॉपिक हैं। यानी कल हमने पढ़ा था वैद्युत प्रतिरोध के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, और किस प्रकार से उसका जो मान है वो निर्भर करता है अलग अलग कारकों पर, उसके बारे में देखेंगे। और फिर आगे कुछ जो टॉपिक्स होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, और उसमें पीडीएफ भी डाली जा चुकी हैं। जो हमारे 2 लेक्चर्स आ चुके हैं उनकी तो आपने उनको देखा होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से पीडीएफ को डाला गया, आप एक तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से उनको समझते हुए चलिएगा। आप उनको अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है क्लास में पूरा एज इट इज़ वहाँ पर पीडीएफ के रूप में आपको दे दिया जाता है, जिससे आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और आप अच्छी तरीके से उन चीज़ों को समझ भी पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। देखते हैं कौन सा हमारा आज का पहला टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, यानी इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो किसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध? तो क्या होता है जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोई चालक है, चालक में क्या वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या इसे ही हम क्या कह देते हैं? प्रतिरोधकता कह देते हैं। यानी विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता भी इसे हम कहते हैं। तो इसी परिभाषा से हमको क्या बनाना है? इसी परिभाषा से हमको इसका फार्मूला भी बनाना है, इसी डिफिनीशन से। और विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? रो से, जो कि पी टाइप का होता है, लेकिन ये पी नहीं है, इसे हम कहते हैं रो। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? रो बराबर E/J, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व। धारा घनत्व में स्मॉल j होता है, यहाँ पर कैपिटल डिनोट किया गया है, लेकिन स्मॉल j होता है यहाँ पर। और ये हमारा बन गया फार्मूला किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का। लेकिन ये फार्मूला आपको जनरली यूज में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स में यूज है या जो इसकी निर्भरता जिन कारकों से निकाली जाती है वहाँ पर जो यूज होता है वो इसके व्यापक रूप का फार्मूला होता है। यानी E को वहाँ पर E का जो फार्मूला होता है E बराबर VL और J बराबर IA से जो बाद में हमको एक फार्मूला प्राप्त होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा यूज हमको देखने को मिलता है। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ये पदार्थ का क्या होता है? लाक्षणिक गुण होता है। विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ का लाक्षणिक गुण होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे? E का फार्मूला क्या होता है? तो E का फार्मूला होता है E बराबर V/L, हमने पढ़ा था, विभवांतर और तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, और इनके सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर धारा I बहती है। तो इन सभी के पदों में जो पूरा फार्मूला निकलेगा वो क्या होगा? तो E बराबर V/L ये हो गया, और J बराबर I/A हमने पढ़ा ही पहले। तो रो बराबर यही मान रख देंगे V/L इंटू I/A। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो V/I है ये क्या बन जाएगा? ये V/I यहाँ पर बन जाएगा R। तो हमको R के पदों में विशिष्ट प्रतिरोध का जो फार्मूला है वो प्राप्त हो जाएगा, और इसका ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये फार्मूला बन जाएगा रो बराबर RA/L। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है R के पदों में। और यहाँ से हम ये भी तो लिख सकते हैं रो L/A। तो ये 2 फार्मूले प्राप्त होते हैं, और दोनों में आपको बहुत ही विशेष रूप से याद रखना है कि जब हम रो लेंगे तो रो बराबर होता है RA/L, और अगर हम R लेते हैं तो R बराबर होता है रो L/A। तो ये वाला जो फार्मूला है, यानी ये वाला जो हमारा फार्मूला है, इसका ज़्यादा यूज हमको देखने को नहीं मिलता है। ये डेफिनीशन के साथ केवल लिख दिया जाता है, डेफिनीशन के हिसाब से ये फार्मूला लिख दिया जाता है। बाकी जो मेन यूज होता है वो इसी फार्मूले का होता है। इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो यहीं से हमको R मिल गया, यानी R बराबर ये मिल गया, तो R की निर्भरता मिल गई, यानी R डिपेंड ऑन
एल एंड ए, क्योंकि जो रो है वो तो एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, बाद में आया है। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक यानी रो का मात्रक क्या होगा। तो आर का मात्रक क्या होता था, आर का मात्रक होता था ओम, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। यहाँ पर मीटर या सेंटीमीटर जिस प्रकार से ही आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध को किस में व्यक्त करते हैं, ओम मीटर में व्यक्त करते हैं, या ओम सेंटीमीटर में भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये होता है इसका मात्रक। और अगर बात करें रो की विमा की, तो जो विमा होती है आर की उसमें केवल और केवल मीटर बढ़ाना होता है, एल बढ़ाना होता है। तो ये हो जाती है ml3 t-3 a-2, क्योंकि 12-32 थी आर की बीमा, तो केवल एक एल और बढ़ेगा, बस सेम टू सेम बीमा होगी जो बीमा होती है आर की। अब देखते हैं ये जो आर वाला हमने फार्मूला बनाया है, तो इस फार्मूले से हमको क्या देखने को मिल रहा है। तो हमको ये मिल रहा है कि किसी निश्चित ताप पर जो रो है वो यहाँ पर क्या है, नियत है, यानी कांस्टेंट का कार्य कर रहा है। तो आर क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए, ये हमको यहाँ पर एक संबंध मिला। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो किसी तार का प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध क्या होता है, उसकी लंबाई के तो समानुपाती होता है, लेकिन उसके क्षेत्रफल के क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका क्या मतलब है, यानी लंबाई बढ़ेगी तो आर बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आर घटेगा। यानी क्षेत्रफल के साथ उल्टा संबंध होता है प्रतिरोध का और लंबाई के साथ सीधा संबंध होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए। तो सीधी सी बात है, आर अनुक्रमानुपाती है किसके, एल के, तो एल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, और अगर ए बढ़ेगा तो आर घटेगा। ये यहाँ पर जो सिचुएशन है वो होती है। तो इससे एक क्वेश्चन भी आ जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन होता है। तो हम ये कारण बता नहीं पाते जब तक अगर हमको ये पता नहीं है कि आर का एल और ए के साथ क्या संबंध है। यानी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंबे पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा कि धातु के छोटे और मोटे तार का प्रतिरोध अधिक होगा। तो ये यहाँ पर हो गया क्या, पतला तार, और ये हमने ले लिया एक मोटा तार। एक हमने लिया मोटा तार और ये है हमारा कैसा, पतला तार, और ये है मोटा तार। तो यहाँ पर समझिएगा आर का संबंध होता है एल और ए के साथ। तो यहाँ पर देखिए जो तार की लंबाई है वो अधिक है, यानी एल यहाँ पर क्या है, अधिक है, और एल अधिक होगी तो आर भी यानी इसका प्रतिरोध भी अधिक होगा। और यहाँ पर देखिए ए यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमको लेना होता है, तो ए भी यहाँ पर ए कम है, और ए कम होगा तभी आर ज़्यादा होगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए ज़्यादा है तभी यहाँ पर प्रतिरोध कम होगा, और ये तार छोटा भी है यानी लंबाई कम है तो भी आर कम ही होगा। यहाँ पर इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें जो आर है वो हमेशा आपको बड़ा रहेगा। तो पतले तार का जो प्रतिरोध होता है वो धातु के छोटे और मोटे तार के प्रतिरोध से अधिक होता है। तो आप समझ गए होंगे क्यों ये किस प्रकार से ये अलग होता है। अब क्या है, अब एक केस आता है किसी तार की लंबाई को खींच कर क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन वन लाइनर पूछा जाता है। तो जब एल का मान दोगुना कर देंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा। एल का मान हम दोगुना कर देंगे, एल को हमने कर दिया L2L कर दिया, तो ए क्या हो जाएगा, A/2। तो हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिरोध हो जाएगा 4R, यानी 4 गुना प्रतिरोध हो जाता है नया प्रतिरोध जो होता है अगर हम तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दें, यानी R डैश बराबर N²R, R डैश बराबर N²R। तो ये फार्मूला ज़्यादातर जो डिस्टेंस रिलेटेड एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये डायरेक्ट फार्मूला लगाया जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पर निकाला जाता है। N² का मतलब है जितनी लंबाई की जाए, 4 गुनी, 6 गुनी, 8 गुनी, 10 गुनी, उसी का वर्ग करके जो एक प्रतिरोध दिया हुआ था उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध से रिलेटेड ही ये जो फार्मूले हैं वो निकले हुए हैं। फिर इनसे निर्भरता निकलती है आर की, एल और ए पर निर्भरता हमको यहाँ से प्राप्त होती है।
अब एक धातु का विशिष्ट प्रतिरोध धातु के प्राचलों के पदों में यानी पैरामीटर्स के पदों में एक और फार्मूला होता है रो का, डायरेक्ट आपको याद रखना है, ज़्यादा विशेष इसका यूज़ भी देखने को नहीं मिलता। NE² टाउ, ये एक रो का फार्मूला होता है, क्योंकि आर का इसी प्रकार से फार्मूला हमने निकाला था ओम के नियम में, तो उसी से रिलेटेड एक फार्मूला ये विशिष्ट प्रतिरोध का भी आता है। आगे टॉपिक हमारा विशिष्ट चालकता। तो अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में। अब हमारा टॉपिक है विशिष्ट चालकता। तो क्या होती है विशिष्ट चालकता? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। आप थोड़ा सा पीछे जाइए और आप लर्न कीजिए, यानी आप याद कीजिए कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था वैद्युत चालकता, वैद्युत प्रतिरोध। तो जिस प्रकार से जो वैद्युत चालकता थी वो वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही तो थी, तो ये उसी तरीके से यहाँ भी जो विशिष्ट चालकता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। यानी जो विशिष्ट चालकता होती है, विशिष्ट चालकता को हम व्यक्त करते हैं किससे? इसे हम व्यक्त करते हैं सिग्मा से। इस प्रकार से इसका साइन होता है, तो सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, ये होती है, यानी विशिष्ट चालकता बराबर 1/ρ। तो इसी प्रकार से इसका जो मात्रक होगा वो भी जैसे वहाँ पर ओम यूनिवर्स था, तो यहाँ पर ओम मीटर का होल इनवर्स, ये इसका मात्रक है। और बीमा भी उसी तरीके से हो जाएगी, केवल चिन्ह यहाँ पर बदल जाएंगे। तो नीचे लिखिए दे रहे हैं हम, विमा क्या होगी? M-1 L-3 T3A2, ये यहाँ पर इसकी विमा आ गई। अब आगे देखते हैं, एक फार्मूला निकलता है, यानी विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? ये होती है सिग्मा, और धारा घनत्व ये होता है स्मॉल j। तो इसमें रिलेशन का एक फार्मूला हमको निकालना है एक छोटे से डेरिवेशन से, तो वो हम यहाँ पर निकालेंगे। और विशिष्ट चालकता को हम कहते हैं इंग्लिश में स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये विशिष्ट चालकता को हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो दिया हुआ है। विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में हमको संबंध यहाँ पर निकालना है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, और रो बराबर होता है E/j। तो यहाँ से हम रो की जगह क्या रख देंगे? E/j। तो 1/e × j, जे चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? रो बराबर हो जाएगा j/e। तो यहाँ से धारा घनत्व तो जो j का मान आएगा वो आएगा रो × e, रो × e। तो ये हम फार्मूला प्राप्त होता है किसके, यानी रिलेशन एक प्राप्त होता है धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता के बीच में। और इसे अगर हम लिखना चाहें किसमें? वेक्टर रूप में। वेक्टर रूप में तो ई भी वेक्टर राशि है और जे भी वेक्टर राशि है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं किस प्रकार से? जे वेक्टर बराबर रो ई वेक्टर, ये हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। वेक्टर फॉर्म में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एक रिलेशन था किसके बीच में? धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता के बीच में। तो विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता, दो टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ। आगे देखते हैं हम टॉपिक प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, यानी जो R है वो T पर किस प्रकार से रिलेटेड है, यानी जो तापमान होता है टेम्परेचर से किस प्रकार से उस निर्भर रहता है, किस प्रकार से निर्भरता होती है। फिर हम देखेंगे कि जो धातुओं का प्रतिरोध किस प्रकार से ताप पर कार्य करता है, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता और वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता। तो इन सभी के बारे में देखेंगे, प्रतिरोध की ताप पर अलग अलग किस प्रकार से निर्भरता होती है। तो इसके लिए तमाम जो लैंग्वेज है वो हमको यहाँ पर नहीं लिखनी, सीधे से एक फार्मूला आपको याद रखना है जो कि होता है RT बराबर R0 1 + αT। तो इसी फार्मूले से R जो है वो T पर, यानी R की T पर निर्भरता हमको पता चलती है। यहाँ पर ये जो टर्म्स दिए हुए ये जान लेते हैं। RT का मतलब है किसी ताप पर प्रतिरोध, कोई ताप दिया गया है उस पर प्रतिरोध, और R0 है यानी कि 0 केल्विन पर प्रतिरोध। और अल्फ़ा यहाँ पर क्या है? अल्फ़ा एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। अल्फ़ा को क्या कहा जाता है? अल्फ़ा कहा जाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। और ये जो T दिया हुआ है यहाँ पर, ये है यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है, ये T है तापमान। तो इस फार्मूले से ही जो R की हमको निर्भरता जो टेम्परेचर पर मिलती है वो यही देखने को मिलती है। तो ये क्या है? ये किसी धातु के
तार में है जो फार्मूला हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है कि जो R है यानी RT है वो लगभग प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो इस संबंध से हमको क्या पता चलता है, तो यहाँ पर हमको पहला नंबर पता चलता है कि शुद्ध धातुओं के लिए, शुद्ध धातुओं के लिए क्या होता है, R प्रोपोर्शनल टू T होता है। ये हमको ऊपर से ही पता हो गया। यानी क्या होगा, अगर ताप बढ़ाएंगे शुद्ध धातु के तार का प्रतिरोध ताप के परम ताप के लगभग अनुक्रमानुपाती होता है। यानी मैं कह सकते हैं कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो R का मान भी बढ़ेगा, किसके लिए, शुद्ध धातु के लिए। तो ये कंडीशन हुई हमारी शुद्ध धातु के लिए। अब क्या करेंगे, अब और धातुएं लाते हैं हम। तो अब जानते हैं मिश्र धातुओं के बारे में। नंबर 2 है मिश्र धातुएं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि शुद्ध धातु के लिए सीधी सी बात है, उसमें जो चालन भी बहुत ही अच्छा होता है। कोई शुद्ध धातु होती है जैसे चांदी काफ़ी अच्छी सुचालक मानी जाती हैं, तो इसलिए इनमें जब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू T होता है शुद्ध धातु के तार के लिए। लेकिन जो मिश्र धातुएं अगर आती हैं तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता क्या है, ये भी ताप बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु यह वृद्धि शुद्ध धातुओं की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। सबसे पहले जान लेते हैं मिश्र धातुएं कौन सी हैं। तो मिश्र धातुएं हो गई हमारी नाइक्रोम, इसका यूज किया जाता है हीटर में, फिर है कास्टेंटन, फिर है मैग्नीन। तो ये सभी जो धातुएं, ये सभी मिश्र धातुएं हैं, तो जिन पर ताप का प्रभाव बहुत ही कम होता है, तो इनका प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य है। इनका अल्फा जो होता है वो क्या है, नगण्य होता है, अल्फा नगण्य। तो इनमें से धातुओं की प्रतिरोधता अधिक और प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होने के कारण ही जो प्रमाणिक प्रतिरोध है, प्रतिरोध बाक्स आदि बनाने में इनके तार का उपयोग किया जाता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो शुद्ध धातुएं हैं उनमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, मिश्र धातुओं में भी ताप बढ़ाने में प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन शुद्ध धातुओं की अपेक्षा ये काफ़ी कम रहता है। और हमारी मिश्र धातुएं जैसे नाइक्रोम है, कांस्टेंटन है, मैग्नीन है, इनका क्या होता है, इनका अल्फा नगण्य होता है, और अल्फा नगण्य होगा तो इनकी जो प्रतिरोधकता है वो भी यहाँ पर कम देखने को मिलती है हमको। ठीक है, अब यहाँ पर आता है तीसरा नंबर, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता, तो अर्धचालकों क्या होती है, तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, उन्हें इन कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, यानी कुछ चालक कुछ अचालक को मिलाकर इनका निर्माण किया जाता है। तो अर्धचालक कौन कौन से हैं, जैसे हमारा सिलिकन, जर्मेनियम, उसके बाद क्या है कार्बन, सेलेनियम, ये सभी क्या हैं, ये सभी अर्धचालक हैं, सेमी कंडक्टर हैं। तो इन पदार्थ की विशेषता यह है कि इनका ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती है, अर्थात इनका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। यहाँ क्या होगा, यहाँ आप T बढ़ाएंगे तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इनका होता है ऋणात्मक, यानी जैसे ही इनका ताप बढ़ाते हैं तो इनकी प्रतिरोधकता घटती है, प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इसका कारण यह है कि इन जो यानी कि ये जो पदार्थ हैं इनमें इनका मान, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो धातुओं की तुलना में बहुत कम होती है, परंतु ताप बढ़ने पर जो संख्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वो बढ़ती जाती है, तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अर्धचालकों की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव होता है, तो ये चालकों के विपरीत हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो हो जाता है ऋणात्मक अर्धचालकों के लिए। अब आगे देखते हैं हम वैद्युत अपघट्यों की। 4 नंबर पर हम देखते हैं वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता। तो वैद्युत अपघट्य के केस में भी यही लागू होता है, यानी वैद्युत अपघट्य के केस में अगर हम क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और क्यों कम हो जाती है, इसका ये कारण है कि जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जो श्यानता होती है, श्यानता यहाँ पर डाउन हो जाती है, श्यानता कम हो जाती है, विस्कोसिटी कम हो जाती है वैद्युत अपघट्य की। तो क्या होता है, उसके भीतर जो आयनों को चलने फिरने में पहले से अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है। तो जो आयन होते हैं उस द्रव के भीतर वो इधर उधर जाने में उनको स्वतंत्रता मिल जाती है।
और स्वतंत्रता मिल जाती है, तो इसीलिए वैद्युत अपघटनों की जो प्रतिरोधकता है अथवा प्रतिरोध है वो घट जाता है। यानी जब हम टी का मान बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध है वो घट जाएगा, अगर ये है वैद्युत अपघट्य का प्रतिरोध। तो ये होता है यहाँ पर वैद्युत अपघटनों की प्रतिरोधकता पर प्रभाव। और इसी प्रकार से हमने देखा था अर्धचालकों में भी, वहाँ पर भी ताप बढ़ाने में जो प्रतिरोधकता थी उसका मान कम हो रहा था। तो ये 4 चीज़ों पर जो इसकी निर्भरता है उसके बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है। एक है शुद्ध धातु पर, यानी शुद्ध धातु पर टी बढ़ाएंगे हम तो आर बढ़ेगा। और अगर बात करें मिश्र धातुओं की, एलॉय होती है जो जैसे हमारी मिश्र धातुओं में मैग्नीन, नाइक्रोम, ये सभी जो हैं, तो इनमें भी जो ताप बढ़ाने पर आर का मान बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता है जितना कि शुद्ध धातुओं में बढ़ता है। इसीलिए इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है प्रतिरोध बॉक्स आदि में मिश्र धातुओं का। तो अब आगे देखते हैं, टॉपिक है हमारा अतिचालकता एवं संक्रमण ताप। यानी क्या होती है अतिचालकता, जिसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो क्या होती है सुपर कंडक्टिविटी यानी अतिचालकता, और क्या होता है संक्रमण ताप या जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं अतिचालकता के बारे में कि अतिचालकता क्या होती है। और अतिचालकता हमको अगर आ गई तो उसी से रिलेटेड संक्रमण ताप भी बीच में हमको ये भी डिफिनीशन मिल जाती है। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता पढ़ी। तो वहाँ पर हमने पढ़ा कि क्या होता है जब ताप बढ़ाया जाता है तो आर का मान बढ़ता है। यानी जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाएगा तो वहाँ पर उसका प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, यानी टी बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये अभी हमने पीछे पढ़ा। तो कुछ पदार्थों में क्या हुआ, ताप और प्रतिरोधकता के बीच एक असामान्य संबंध देखा गया। टी व किसके बीच, आर के बीच एक असामान्य, कुछ पदार्थों में देखा गया एक असामान्य संबंध देखा गया कि जैसे जैसे कोई ये जैसे पदार्थ दिया हुआ है, ये कोई पदार्थ है और इसको हमने क्या किया, इसको हमने ठंडा कर दिया। तो ठंडा करेंगे तो यानी टेम्परेचर को क्या करेंगे, टेम्परेचर को लो करेंगे, और ठंडा करेंगे टेम्परेचर को लो करेंगे तो जो आर का मान है शुद्ध धातुओं की बात, जो आर है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। और एक विशेष ताप से नीचे ठंडा होने पर प्रतिरोधकता बहुत तेज़ी से क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यानी एक निश्चित ताप आएगा, एक विशेष ताप पर क्या हो जाएगी, विशेष ताप पर आर हो जाएगी जीरो, आर जीरो हो जाएगी। बहुत ही तेज़ी से प्रतिरोधकता तेज़ी से घटकर शून्य हो जाती है। तो इसी पोजीशन को यानी जब शून्य हो जाती है तो इसे ही हम कहते हैं अतिचालकता। और इसमें जो उपयुक्त पदार्थ होता है उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं अतिचालक। तो एक बार पुनः समझिएगा क्या होता है कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लेकिन कुछ पदार्थों में क्या हुआ, टी और आर के बीच एक असामान्य संबंध देखा गया। कोई पदार्थ है, अगर हम उसको ठंडा करते हैं तो प्रतिरोध का मान भी धीरे धीरे कम होता है, लेकिन एक विशेष ताप पर जो प्रतिरोधकता है या जो प्रतिरोध है वो अचानक शून्य हो जाता है, आर बराबर अचानक शून्य हो जाता है। इसी अवस्था को, इसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। और इसमें जो उपयुक्त पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं अतिचालक। और यहीं से डिफिनीशन निकलती है हमारी संक्रमण ताप की। तो ये जो विशेष ताप होता है, इस विशेष ताप को ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं संक्रमण ताप। अभी अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आपको समझाते हैं। पहले आप ऐसे ही समझने का प्रयास कीजिए। कोई पदार्थ है उसको हम ठंडा कर रहे हैं, यानी टी को लो कर रहे हैं, टेम्परेचर लो कर रहे हैं, और टेम्परेचर लो करेंगे तो आर का मान भी धीरे धीरे कम होगा। एक विशेष ताप पर क्या होगा, एक विशेष ताप पर जो प्रतिरोधकता यानी आर का मान अचानक से शून्य हो जाएगा। और यही जो सिचुएशन होगी, यही अवस्था होगी, उसी को कहते हैं हम अतिचालकता। और इसमें प्रयुक्त पदार्थ को कहते हैं अतिचालक। और यही जो विशेष ताप होता है इसे ही हम कहते हैं क्या, संक्रमण ताप कहते हैं। तो इतनी बात हुई इससे रिलेटेड। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि एक हमने पदार्थ लिया यहाँ पर पारा Hg, पारा हमने क्या लिया, पारा पदार्थ लिया। तो इसमें क्या होती है, हम इसके ताप को कम करते गए तो 4.2 केल्विन पर
ताप पर अचानक शून्य हो जाती है, जो पारे की प्रतिरोधकता है, यानी R 4.2 के पर क्या हो गई, R बराबर 0। टेम्परेचर 4.2 के पर R बराबर 0 हो जाती है। तो इस घटना को, यही घटना कहलाती है क्या, अतिचालकता। और ये जो ताप होता है ये होता है क्या, पारे का संक्रमण ताप इसे कहा जाएगा। हमने जो आपको ऊपर बताया डेफिनेशन में, तो इसे क्या कहा जाएगा, पारे का संक्रमण ताप कहा जाएगा। और ये विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही पदार्थ है। अब जैसे यहाँ पर पारा है तो ये 4.2 केल्विन पर क्या होता है, यानी इसकी प्रतिरोधकता 0 होती है, तो इसका संक्रमण ताप क्या हो गया, 4.2 के हो गया। इसी प्रकार से अलग अलग संक्रमण ताप पर अलग अलग पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है वो वहाँ पर 0 होती है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब इसी में हम देख लेते हैं कुछ और जो हमारे पदार्थ हैं उनके जो संक्रमण ताप है उनके बारे में। तो कुछ मिश्र धातुएं जैसे कि हो गई, तो यहाँ पर कुछ पदार्थ लिखे हुए हैं, उनके हम संक्रमण तापों के बारे में देख लेते हैं। जो टंगस्टन है इसका संक्रमण ताप होता है 0.01 केल्विन। और ये CD यानी कि जो कैडमियम है उसका जो ताप होता है ये होता है 0.56 केल्विन। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम जो कि होता है 1.19 केल्विन। उसके बाद आता है टिन जो कि होता है 3.7 केल्विन। और उसके बाद आता है सीसा 7.2 केल्विन। तो इन तापों पर इनकी जो R है वो हो जाता है क्या, 0 हो जाती है, प्रतिरोधकता 0 हो जाती है। तो इसे ही कहा जाता है इनका जो प्रतिरोधकता 0। तो इसी को हम कहते हैं संक्रमण ताप इन पदार्थों का। तो ये होती है अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी और संक्रमण ताप यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इन सभी के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे जो कि है गतिशीलता। तो क्या होती है गतिशीलता, या जिसे हम कहते हैं मोबिलिटी, तो यानी इसे हम कहते हैं गतिशीलता। तो क्या होती है गतिशीलता, इसको समझते हैं। तो धात्विक चालकों में वैद्युत चालन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं गतिशील क्या होते हैं, आवेश वाहक होते हैं। और ये तो ठोस में होते हैं, यानी ठोसों में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा वैद्युत धारा का चालन होता है। लेकिन अगर हम बात करें आयनित गैसों में या द्रव में, तो इनमें गतिशील आवेश क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनायन होते हैं। और वैद्युत अपघट्यों में गतिशील आवेश वाहक क्या होते हैं, धन व ऋण आयन होते हैं। तो देखिए वैद्युत धारा का जो चालन होता है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग प्रकार से होता है। हमने कल भी इनके बारे में पढ़ा था कि ठोसों में जो वैद्युत धारा का चालन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, कोई द्रव है, गैस है, उसमें आयनों के द्वारा, जिसमें धनायन भी होते हैं, ऋणायन भी होते हैं। तो वैद्युत अपघट्य भी द्रव की श्रेणी में आ गया, तो उसमें भी ये होता है। लेकिन जो अर्धचालक होता है, तो अर्धचालकों में चालन किस प्रकार से होता है, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण और जो कोटरों के कारण। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अर्धचालकों में चालन किस प्रकार से होता है। तो अर्धचालकों में चालन होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा व कोटरों द्वारा। कोटर यानी कि इन्हें हम कहते हैं होल्स, कोटर को होल्स कहते हैं। तो NeNH यानी इसे होल्स, तो H से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को हम E से ही डिनोट करते हैं। तो अर्धचालकों में चालक इस प्रकार से होता है। यानी ये हम ये कह सकते हैं कि अर्धचालकों में जो गतिशील आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन और कोटर होते हैं। अब हम देख लेते हैं गतिशीलता की जो डिफिनीशन है वो क्या होती है। तो गतिशीलता की डिफिनीशन है किसी आवेश वाहक की गतिशीलता, कोई आवेश वाहक है तो उसकी गतिशीलता वह अपवाह वेग है। अपवाह वेग के बारे में हमने कल पढ़ा था, जिसे हम VD से डिनोट करते हैं। तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है, यानी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। तो किसी आवेश वाहक के द्वारा जो अपवाह वेग प्राप्त किया जाता है एकांक वैद्युत क्षेत्र में, उसे ही हम कहते हैं गतिशीलता या मोबिलिटी। तो इसी डिफिनीशन से हम इसको क्या करते हैं, इसको एक फार्मूले के रूप में डिनोट करते हैं और इसको हम व्यक्त करते हैं किससे, न्यू से। न्यू बराबर गतिशीलता, न्यू बराबर VD/E। ये यहाँ पर होता है इसका फार्मूला, गतिशीलता का फार्मूला। और बात करें अगर हम गतिशीलता के SI मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है मीटर² सेकेंड, मीटर² वोल्ट सेकेंड। और गतिशीलता क्या है,
सदैव धनात्मक राशि होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक राशि होती है जो गतिशीलता होती है, तथा यह आवेश वाहक की प्रकृति पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ, जो यानी कि चार्ज कैरियर्स होते हैं, आवेश वाहक होते हैं, उनकी प्रकृति पर ये डिपेंड करती है, निर्भर करती है, जो गतिशीलता होती है। और ये रिलेटेड बेसिकली होती है जो हमारे अर्धचालक हैं उनमें वो आवेश वाहक हैं, इलेक्ट्रॉन कोटर, उनके हिसाब से। तो इसका आपको परिभाषा याद रखनी है, डिफिनीशन जो ऊपर लिखी हुई है, और इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, न्यू बराबर VD/E होता है, और उसी से हमको इसका मात्रक निकालना है, मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकेंड। अब इसमें देखते हैं आगे एक छोटा सा डेरिवेशन है उसके बारे में। तो इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसमें कि हम E बराबर V/L, यानी L लंबाई का एक अर्धचालक ब्लॉक दिया हुआ, परिच्छेद क्षेत्रफल जिसका A है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है Ne और कोटरों की संख्या है NH, और अर्धचालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V दिया हुआ है, और वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। सबसे पहले E बराबर V/L, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन तथा कोटर विपरीत दिशाओं में अपवाह वेग से चलते हैं, और क्षेत्र की दिशा में IE और IH धाराएं प्रवाहित होती हैं, यानी कुल धारा क्या होगी, कुल धारा होगी यहाँ पर I बराबर एक IE यानी इलेक्ट्रॉन के कारण धारा, फिर होगी IH यानी कोटरों के कारण जो वैद्युत धारा है वो, और यदि चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या दिया हुआ है VE, तथा संयोजी बैंड में कोटरों का अपवाह वेग VH है, तब क्या होगा, तब ये हो जाएगी I बराबर, I और VD में क्या संबंध होता है, तो I बराबर NeAVD, तो NeAVD और VD की जगह VE, यानी ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और इसी के साथ बना लेंगे हम IH बराबर NHEAVH, इस प्रकार से दोनों में अलग अलग हमको प्राप्त हो जाएगा। ये IE की जगह लिख लेते हैं IE। तो कुल धारा क्या निकली, I बराबर IE प्लस IH, और IE और IH को अलग अलग हमने किसके पदों में लिख लिया, अपवाह वेग के पदों में लिख लिया, अनुगमन वेग के पदों में लिख लिया। तो अब इसका मान हम I में रख देंगे, तो I बराबर क्या होगा NeEAVD प्लस NHEAVH, ये यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ। अब क्या होगा, I बराबर, इससे हमको मिलेगा A कॉमन है और E कॉमन है, ब्रैकेट में क्या है NeVE प्लस NHVH, ये हमको मिला। अब क्या करेंगे, यहाँ से A को नीचे लाएंगे, E को इसी तरफ रखेंगे, और NeVE प्लस NHVH। अब क्या करेंगे, अब अर्धचालक ब्लॉक का प्रतिरोध R है और ब्लॉक की पदार्थ की प्रतिरोधकता रो दी हुई है, तो यहाँ से हम क्या मान लेंगे, रो बराबर RA/L, ये हमको प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से भाग कर देंगे। ऊपर हमने क्या माना था, समीकरण 1 माना था ना, तो उसको इस 3 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा E बराबर रो बराबर V/RA, और L से L कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो V/R है ये हो जाएगा I, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर I/A। तो यानी E/रो के बराबर हम I/A का मान रखने पर, और I/A का मान ये हमको दिया हुआ है, तो इसको हम रख देंगे E/रो के बराबर में। I/A का मान हम E/रो के बराबर में रख देंगे, तो ये हो जाएगा E/रो बराबर NeVE प्लस NHVH, ये हमारा आ गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब हम इस E को इसके अपान में ले जाएंगे, VE के अपान में ले जाएंगे, तो ये यहाँ पर बचेगा 1/रो बराबर E, ये यहाँ पर रो है ENE, और VE अपान कैपिटल E प्लस NHVH अपान कैपिटल E, ये यहाँ पर हमारा बन गया। अब क्या होगा, अब हमने पढ़ा था पीछे गतिशीलता बराबर क्या होता है, अपवाह वेग अपान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अपवाह वेग अपान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से जो μE बनेगा वो बनेगा VE/E, और जो μH बनेगा वो बनेगा VH/E। तो इनकी जगह इनका मान हम यहाँ पर रख देंगे, 1/रो बराबर E NE μE प्लस NH
म्यू एच, ये यहाँ से हमको प्राप्त हो जाता है। अब आगे क्या करेंगे हम, अब आगे इनका मान रखेंगे तो हमको फाइनली जो फार्मूला मिलेगा वहाँ यहाँ पर, तो हमको फार्मूला मिलेगा 1/ρ बराबर ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, ये हमको यहाँ से फार्मूला प्राप्त हो जाता है। और इसको ही अगर हम वैद्युत चालकता यानी कि रो के पदों में लिखें तो रो बराबर ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, इस प्रकार से लिख देते हैं। और अगर हम बात करें तो अर्धचालक की वैद्युत चालकता इलेक्ट्रॉन तथा कोटर की सांद्रता पर डिपेंड करती है और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कोटर की गतिशीलता से अधिक होती है, यानी ये इनके बीच में रिलेशन होता है कि म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू एच, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कोटरों की गतिशीलता से अधिक होती है। तो आपको हमने कई सारे टॉपिक्स को आज कवर किया, तो आपको इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप जुड़े रहे। इससे रिलेटेड जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकें। बाकी इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं करेंगे अगली क्लास में, और फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए